अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा यार, अभी हम कर लेते हैं स्ट्रैबिस्मस के। ये फोर्थ ग्रेड आता है इसका, इस चैप्टर का। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा टफ़ क्वेश्चन होते हैं इसमें से डायग्नोसिस के लिहाज से, लेकिन इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एम्ब्लायोपिया। व्हाट इज़ एम्ब्लायोपिया? डेफिनेशन लिख देनी है आपने और कुछ भी नहीं करना। आगे है, अ 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ कम इन ओपीडी विद हिस्ट्री ऑफ हेडेक मोस्टली वाइल डूइंग हिज होमवर्क। ये भी अक्सर बात आपने देखी होगी कि जब काम करते हुए सर दर्द होने लग जाए तो इसका मतलब कोई वीएन का इशू है सही। यहीं से आप एक जहन बनाते जाओ कि यार कोई वीएन का इशू है सही, रिफ्रैक्टिव एरर है कोई। इसलिए तो हम फिर नज़र चेक करवाने जाते हैं जिन लोगों को सर दर्द होता है। तो अब आगे देखें, द मदर हैज़ नोटिस दैट द बॉय हैज़ डिफ़िकल्टी इन वाचिंग टीवी फ्रॉम अ प्रॉपर डिस्टेंस अलॉन्ग विद ओकेजनल मिस अलाइनमेंट ऑफ हिज आइज़। अब यहाँ पर इसकी दूसरा हम देख लेते हैं, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लिनिकल वर्क। तो अब इसमें डायग्नोसिस हमने बतानी है। सबसे पहले एक ही हाल मार्क इसमें याद रख लें, वह ओकेजनल मिस अलाइनमेंट ऑफ हिज आइज़, कि कभी कभी होती है, हर टाइम नहीं प्रेजेंट। इसका मतलब ये लेटेंट स्क्विंट होगा हमारा। ठीक है, लेटेंट स्क्विंट क्या होता है कि जो जब आई फटीग होती है, जब बहुत ज़्यादा थक जाती है ना आई, तब जब जाके वो अपीयर होता है, हर टाइम नहीं प्रेजेंट होता। तो इसलिए माँ ने देखा है कि कभी कभी उसकी आँखों में ना मिस अलाइनमेंट होती है। इसका मतलब जब आँख उसकी थक जाती होगी बहुत ज़्यादा फोकस कर करके, तब होता है। तो ये ओकेजनल मिस अलाइनमेंट इंडिकेट कर रहा है कि ये लेटेंट स्क्विंट है, जिसको हम हेट्रोफोरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो टर्म्स क्लियर करता चलूँ। एक होती है हेट्रोफोरिया, एक होती है हेट्रोट्रोपिया। अगर लेटेंट स्क्विंट हो यानी छुपा हुआ हो, सामने देखने से ना नज़र आए, लेकिन जब आँख थक जाए तब वो मैनिफेस्ट होता है, तो उसको हम हेट्रोफोरिया कहते हैं। अगर वो देखने से नज़र आए, वो क्लिनिकली मैनिफेस्टेड स्क्विंट हो, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोट्रोपिया। तो ये ओकेजनल मिसअलाइनमेंट हो रही है, इसका मतलब ये क्या है? हेट्रोफोरिया। आगे चलें, 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड प्रेजेंट्स विद 6/36 वीन इन द राइट एंड 6/18 इन द लेफ्ट आई। ऑन एग्जामिनेशन ही इज़ फाउंड टू हैव 30 प्रिज्म डायोप्टर inward deviation for distance which increases to 45 prism diopter for near। ठीक है, a correction of 550 diopters in both eyes improves the squint। ठीक है, तो अब इसको ना आराम आराम से समझें। सबसे पहले वो देखें क्या कह रहा है, इनवर्ड डेविएशन। ठीक है, इनवर्ड डेविएशन हो रही है, इसका क्या मतलब है? इजोट्रोपिया। ये टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए, इजोट्रोपिया, एक्सोट्रोपिया। ठीक है, अब ये इनवर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? इजोट्रोपिया। मैं इजोट्रोपिया क्यों कह रहा हूँ, मैं इजोफोरिया क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी जाहिर हो रही है। तो हेट्रोफोरिया वैसे निकल गया। अब कहाँ पे आ गया? हेट्रोट्रोपिया पे। हेट्रोट्रोपिया में मोस्ट कॉमन होती हैं इजोट्रोपिया और एक्सोट्रोपिया। एक्सोट्रोपिया मीन्स आउटवर्ड डेविएशन, इजोट्रोपिया मीन्स इनवर्ड डेविएशन। तो अब इनवर्ड डेविएशन का वर्ड आपको यहाँ पर बता रहा है कि ये इजोट्रोपिया है। अब इजोट्रोपिया जो होता है वो कंजेनिटल भी होता है, वो अकोमोडेटिव भी होता है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंजेनिटली प्रेजेंट है या अकोमोडेटिव है? जो अकोमोडेटिव होता है ना, वो हाइपरमेट्रोपिया की वजह से होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की वजह से कैसे होता है? आपको पता है कि हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो इमेज बनती है वो रेटिना के पीछे बनती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो वहाँ से लाइट रेज हमारी रेटिना पे फोकस हो रही होती हैं। जैसे ही हम वो वाली ऑब्जेक्ट करीब लेके आते हैं तो वो रेज भी पीछे जाना शुरू होती हैं, रेटिना के पीछे बनने की कोशिश करती हैं। एंड उसी टाइम हमारा अकोमोडेटिव मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, लेंस की पावर बढ़ जाती है, रिफ्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बेंडिंग रेस की ज़्यादा होती है और वो रेटिना तक ही महदूद रहती हैं, पीछे नहीं जाती। हाइपरमेट्रोपिया के जो लोग होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि पीछे बन रही होती है इमेज। तो अब जब ये वाले लोग कोई चीज़ अपनी करीब लेके आएंगे तो अब उसी बहुत ज़्यादा मैकेनिज़्म एक्टिवेट होगा। जो कन्वर्जेंस का मैकेनिज़्म है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा। और हमें पता है कन्वर्जेंस के नतीजे में क्या होता है कि दोनों आइज़ मीडियली आ जाती हैं। अकोमोडेशन के नतीजे में क्या होता है? दोनों आइज़ मीडियली जा जाती हैं। तो इसीलिए ये देखें वो क्या कह रहा है, ऑन एग्जामिनेशन इज़ फाउंड टू हैव 30 प्रिज्म डायोप्टर इनवर्ड डेविएशन फॉर डिस्टेंस। यानी जब डिस्टेंस पे देख रहा था तो 30 प्रिज्म डायोप्टर की का इजोट्रोपिया था, विच इंक्रीजेज टू 45 प्रिज्म डायोप्टर फॉर नियर। लेकिन जैसे ही करीब लेके आ तो डेविएशन बढ़ गई। इसका मतलब उसको क्या था? उसको हाइपरमेट्रोपिया प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उसको इजोट्रोपिया हो रहा था और वो करीब लाने से बढ़ गया। तो ऐसा इजोट्रोपिया जो हाइपरमेट्रोपिया की वजह से हो और करीब आने से वो बढ़ जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया। ये पूरा नाम लिखना है, रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव इजोट्रोपिया। ठीक है, अब आखिरी लाइन देखें, करेक्शन ऑफ 5 डायोप्टर इन बोथ आइज इंप्रूव द स्किंट। ठीक है, अगर हमने +5 दिया ना, +5 मीन्स कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस हम हाइपरमेट्रोपिया में देते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव एरर जैसे ही हमने ठीक किया
तो स्क्विंट भी इम्प्रूव हो गया। इससे ये साबित हो रहा है कि हमारा जो स्क्विंट था वो रिफ्रैक्टिव एरर से रिलेटेड था। ठीक हो गया, आगे चलें। A 5-year-old child has started his class 1. The school teacher has called the parents for his poor performance and persistent headache while writing on his copy along with inward deviation of eyes. His unaided vision is 6/18 in both eyes. अब उसी तरह देखें, इनवर्ड डेविएशन है तो ईजोट्रोपिया है, और है ईजोफोरिया क्यों नहीं है, क्योंकि उसने बता दिया ओकोइनल नहीं है, तो पता लग गया ईजोट्रोपिया है। मैंने बताया था ईजोट्रोपिया कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है। अब कैसे पता चलेगा? कंजेनिटल तो बर्थ से प्रेजेंट होगा, उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर नहीं होगा, लेकिन जो हमारा अकोमोडेटिव है उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर होगा। तो रिफ्रैक्टिव एरर हमारा काम करने हाइपरट्रोपिया होता है ना, जिसकी वजह से ईजोट्रोपिया होता है। तो अब देखें उसने सिनेरियो में आपको क्या हिंट दिया है। वो कह रहा है कि वाइल राइटिंग ऑन हिज कॉपी अलॉन्ग विद इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई, कि उसको हेडेक तब होता है और इनवर्ड डेविएशन भी तब होती है जब वो कॉपी पर अपना काम करता है। कॉपी पर काम करते हुए हम करीब देखते हैं, और जब आप पिछले सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि जैसे ही हम करीब देखें और हमारी डेविएशन इंक्रीज हो जाए तो वो कौन सी होती है? रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। A 3 years old child was brought by his mother with inward deviation of left eye when he focuses on near object. बात ही ख़त्म हो गई कि इनवर्ड डेविएशन हो रही है और जब वो फोकस करता है तो जो हमारी है वो बढ़ जाती है। अब एग्जामिनेशन रिवील नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेगमेंट रिफ्रैक्शन रिवील हाई हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर इन द लेफ्ट आई। देखें उसी एंड वाली लाइन में उसने बता दिया कि हाइपरमेट्रोपिया है, जिसकी वजह से उसको इनवर्ड डेविएशन हो रही थी, और हाइपरमेट्रोपिया की वजह से जब इनवर्ड डेविएशन हो रही हो और हम करीब करने से वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया होगी। लेकिन यहाँ पर एक लाइन वो बता रहा है एग्जामिनेशन रिवील नॉर्मल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि हमारे पास जो होता है ना हेट्रोट्रोपिया, यानी मैनिफेस्ट स्क्विंट, वो दो तरह का होता है। वो होता है पैरालिटिक भी और नॉन पैरालिटिक भी। तो अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया, ये नॉन पैरालिटिक की टाइप है। तो ये हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि पैरालिटिक है या नॉन पैरालिटिक है? हम देखेंगे एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स को और डिप्लोपिया को। अगर वो डिप्लोपिया का वर्ड बताता है और साथ में बताता है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि पैरालिसिस हो चुकी है मसल की, इसी वजह से मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड हैं। लेकिन यहाँ पर वो बता रहा है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स नॉर्मल हैं, इसका मतलब ये पैरालिटिक नहीं है। कौन सा है? दूसरा नॉन पैरालिटिक। नॉन पैरालिटिक में फिर ईजो हो सकता है, एक्सो हो सकता है। इनवर्ड डेविएशन इंडिकेट करिए ईजो है, ईजो में फिर कंजेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है, या अकोमोडेटिव, एक ही नाम है। तो फिर रिफ्रैक्टिव एरर इंडिकेट कर रहा है कि ये अकोमोडेटिव है, और अकोमोडेटिव में फिर रिफ्रैक्टिव भी हो सकता है, नॉन रिफ्रैक्टिव भी हो सकता है। फिर अगर करीब लाने से वो बढ़ रहा है तो फिर वो रिफ्रैक्टिव है, अगर करीब लाने से बढ़ नहीं रहा तो वो नॉन रिफ्रैक्टिव है। अब यहाँ पर वो देखें कि जैसे ही वो नियर ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करता है तो फिर वो बढ़ जाता है, तो इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव हो गया। आगे चले। मदर ब्रिंग्स हर 4-year-old चाइल्ड विद इनवर्ड डेविएशन ऑफ आई सिंस बर्थ। बात ही खत्म हो गई, कंजेनिटल ईजोट्रोपिया जो बर्थ से प्रेजेंट है। A 2-year-old child is brought by his mother with a complaint of deviation of eyes. On examination, there is alternate esotropia हो गया, और 40 diopter साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन रिवील्स हाइपरमेट्रोपिया, यानी रिफ्रैक्टिव एरर है उसको हाइपरमेट्रोपिया, जिसकी वजह से ईजोट्रोपिया हो गया। ठीक है। फंडाई आर विद इन नॉर्मल लिमिट्स विद 5 diopter glasses द पेशेंट बिकम्स ऑर्थोफोरिक। तो क्या हो गया? वही हो गया रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। अब ये कैसे पता चला कि हमने देखें ईजोट्रोपिया था और रिफ्रैक्टिव एरर था, तो इसका मतलब ये अकोमोडेटिव है। अकोमोडेटिव में रिफ्रैक्टिव भी है और नॉन रिफ्रैक्टिव भी है। मैंने कहा था ना कि दो हैं अकोमोडेटिव में, रिफ्रैक्टिव भी और नॉन रिफ्रैक्टिव भी। अब देखें उसने जैसे ही ग्लास की पावर बढ़ाई तो उसका वो ऑर्थोफोरिक हो गया, यानी उसका जो ईजोट्रोपिया था वो ख़त्म हो गया। तो ये रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाने से जो ठीक हो रही है, तो ये रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। अगर ये रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाने से भी फ़र्क ना पड़ता तो फिर हम कह सकते थे कि वह दूसरा है, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया है क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ाने से ठीक हो रहा है। A 3-year-old child is brought with deviation of right eye since birth. On examination, the corneal right reflection falls on the lateral limbus when a light is shown from the front. Cycloplegic examination shows no refractive error. अब एक तो उसको बर्थ से प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये कि कंजेनिटल हो गया। अब हमें उसने पहली लाइन में ये बताया नहीं है कि डेविएशन जो है राइट आई की वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है। ठीक है, तो अब ये कंजेनिटल ईजोट्रोपिया भी हो सकता है, एक्सोट्रोपिया भी हो सकता है। ऑन एग्जामिनेशन द कॉर्नियल राइट रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द लैटरल लिम्बस। जब हम कॉर्नियल राइट रिफ्लेक्शन हर्शबर्ग कॉर्नियल रिफ्लेक्स करते हैं तो जो लाइट होती है वो कॉर्निया के सेंटर में फॉल करती है। तो अब खुद ही बताएं ना कि अगर आई मीडियली गई होगी तो वो सेंटर से डिस्प्लेस होकर लाइट लैटरल लिम्बस पे चली जाएगी,
अगर वो लैटरली गई होगी तो वो डिस्प्लेस होकर मीडियली चली जाएगी। तो अब यहाँ वो क्या बता रहा है कि कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन द लैटरल लिम्बस। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी आई कहाँ गई हुई है, मीडियली, बर्थ से प्रेजेंट है और मीडियली गई हुई है, तो फिर क्या हो गया, कंजेनिटल ईजोट्रोपिया। आगे है, अ मदर ब्रिंग्स हर 5-year-old चाइल्ड विद कंप्लेंट ऑफ डेविएशन ऑफ बोथ आईज सिंस बर्थ। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि डेविएशन है बोथ आइज़ की सिंस बर्थ, तो इसका मतलब ये कंजेनिटल प्रॉब्लम है। अब कंजेनिटल ईजोट्रोपिया भी हो सकता है, एक्सोट्रोपिया भी हो सकता है, उसने ऐसा कुछ बताया नहीं है कि ये इनवर्ड डेविएशन है या आउटवर्ड डेविएशन है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजिंग है। लेकिन जो कंजेनिटल एक्सोट्रोपिया होता है यानी बाहर की तरफ डेविएशन, वो बहुत रेयर होती है। ठीक है, तो अगर आ जाए तो हम फिर यही लगाएंगे कि ये कंजेनिटल ईजोट्रोपिया, क्योंकि ज़्यादा कॉमन कंजेनिटल ईजोट्रोपिया है। ऑन कॉमन थिंग्स हैपन कॉमनली, रेयर थिंग्स हैपन रेयरली। A 3-year-old boy is brought to IOPD. Mother says that the child turns his eyes inward, especially when looking near objects. वही बात हो गई कि करीब करने से अंदर की तरफ डेविएशन ज़्यादा हो रही है, तो हमारे पास कौन सा हो गया, रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। A 6-month-old baby presented with alternating esotropia. On examination, there was no significant refractive error. Media is clear and extraocular movements were normal with normal looking fundus. Force duction test was negative. What is the differential diagnosis and final diagnosis? अब आप खुद गौर करें कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं, इसका मतलब पैरालिटिक निकल गया, पीछे रह गया हमारे पास नॉन पैरालिटिक। ठीक हो गया। अब नॉन पैरालिटिक में हमारे पास ईजोट्रोपिया भी है, एक्सोट्रोपिया भी है। अब उसने बता दिया अल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया है, तो एक्सोट्रोपिया निकल गया, पीछे बच गया हमारे पास ईजोट्रोपिया जो कि नॉन पैरालिटिक ईजोट्रोपिया है। अब उस पर कंजेनिटल भी है और अकोमोडेटिव भी है, तो हम वो कैसे देखेंगे। ठीक है, अब देखें, उसने कह दिया देयर वाज नो सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर। जो अकोमोडेटिव है उसमें रिफ्रैक्टिव एरर होता है, कंजेनिटल में रिफ्रैक्टिव एरर इतना जो हमारे पास है ना टिपिकल सिनेरियो रिफ्रैक्टिव एरर का, वो अकोमोडेटिव का आता है, कंजेनिटल का नहीं आता। दूसरा देखें, अल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया है, जो अल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया है ना, ये भी फीचर होता है कंजेनिटल का। और दूसरा देखें 6 मंथ का बच्चा है, ठीक है, 6 एक्वायर्ड, थोड़ा ओल्ड एज में जाके होगा। एक तो 6 मंथ का है, अल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया है, थोड़ा सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है, सिग्निफिकेंट की बात करें, सिग्निफिकेंट रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं है, अल्टरनेटिंग ईजोट्रोपिया और 6 मंथ का है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कंजेनिटल या इन्फेंटाइल ईजोट्रोपिया है। आगे चलें, द पेरेंट्स ऑफ 4-year-old child have noticed inward deviation of the right eye यानी ईजोट्रोपिया। द डेविएशन इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द गेज एंड वर्सन्स ऑन नियर फिक्सेशन। ठीक है, वैसे ही बात है कि इनवर्ड डेविएशन है ईजोट्रोपिया और नियर फिक्सेशन से वर्स हो रही है, तो रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन आई हुई ना, द डेविएशन इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ द गेज, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मैं आपको बताया था कि पैरालिटिक और नॉन पैरालिटिक में एक डिफरेंस ये होता है कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट्स अगर नॉर्मल हो तो नॉन पैरालिटिक है, अगर रिस्ट्रिक्टेड हो तो पैरालिटिक है। एक दूसरा डिफरेंस ये होता है जो हम डेफिनेशन करते हुए भी करते हैं कि अगर डेविएशन तमाम डायरेक्शंस में सेम रहती है तो वो नॉन पैरालिटिक होता है, अगर वो वेरी करती है तो वो फिर पैरालिटिक होता है। अब यहाँ पर वो बता रहे हैं द डेविएशन इज प्रेजेंट इन ऑल डायरेक्शंस ऑफ गेज, यानी सेम है, वेरी नहीं कर रही, तो फिर ये नॉन पैरालिटिक हो गया। नॉन पैरालिटिक में उसी तरह है ईजो, जो नॉन पैरालिटिक में उसी तरह है, ईजो है और एक्सो है। इनवर्ड डेविएशन है तो ईजो है, फिर ईजो में कंजेनिटल है और अकोमोडेटिव है। नियर फिक्सेशन से बढ़ रही है तो फिर ये रिफ्रैक्टिव अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया। A 4-year-old girl developed inward turning of her right eye soon after she started going to school. जैसे ही वो स्कूल जाने लगी तो उसका जो है ये हो गया, राइट आई डेविएट हो गई। अब ये बर्थ से तो प्रेजेंट है नहीं, 4 साल की उम्र में जाके जब स्कूल में गई है तो इनवर्ड डेविएशन हो गई है, तो सीधी सी बात है कौन सा हो गया, अकोमोडेटिव ईजोट्रोपिया हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद है व्हाट इज अकोमोडेटिव स्क्विंट, हाउ यू विल मैनेज। 1 years old गर्ल प्रेजेंट्स विद लार्ज कन्वर्जेंट स्क्विंट है, यानी ईजोट्रोपिया है। तो व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस बुक में लिखी हुई है, आप लिख देंगे। अ चाइल्ड ऑफ 2 years इज ब्रॉट बाय द पेरेंट फॉर इनवर्ड डेविएशन ऑफ राइट आई, हाउ विल यू मैनेज सच पेशेंट। मैनेजमेंट लिख देंगे, राइट डाउन मैनेजमेंट प्लान, ये भी आप लिख देंगे। अ 3-year-old चाइल्ड हैज़ प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ स्क्विंट ऑन कॉर्नियल रिफ्लेक्शन टेस्ट। कॉर्नियल रिफ्लेक्शन इज इन द सेंटर ऑफ राइट आई प्यूपिल, राइट आई में बिल्कुल सेंटर में, तो इसका मतलब राइट आई डेविएट नहीं है। कॉर्नियल रिफ्लेक्शन इज ऑन द टेम्पोरल साइड ऑफ लिम्बस इन द लेफ्ट आई, यानी उसमें लैटरल साइड पे गई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि वो मीडियली आई रोटेट की हुई है। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, लेफ्ट आई ईजोट्रोपिया। ठीक है। अब उसके बाद आगे पैरालिटिक में, अब 60-year-old मेल प्रेजेंट्स विद सडन ऑनसेट ऑफ डबल वीएन विच वर्सन्स ऑन राइट गेज। मैंने आपको बताया था पैरालिटिक में हाल मार्क क्या होता है कि डिप्लोपिया आपको मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा कि एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हैं, और तीसरा आपको मिलेगा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, डिग्री ऑफ डेविएशन है, वो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज में वेरी करती है। ये 3 बातें आपने अपने जहन में रख लेनी है।
तो 60-year-old मेल प्रेजेंट में सडन ऑन ऑफ डबल वीएन यानी डिप्लोपिया हो रहा है विच वर्सन्स ऑन राइट गेज, यानी वो राइट की तरफ देखता है तो उसको ज़्यादा होता है। एग्जामिनेशन शोज ही हैज़ इनवर्ड डेविएशन ऑफ द राइट आई ऑन डिस्टेंट फिक्सेशन। डिस्टेंट फिक्सेशन ये होता है कि प्राइमरी फिक्सेशन, यानी अब आप दूर देख रहे होते हैं, वो जब दूर देख रहा है तो उसकी राइट आई जो है वो इनवर्ड गई हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि राइट है ईजोट्रोपिया। ठीक है, अब ये पैरालिटिक है, ये हमें कैसे पता चला, डबल वीएन से है। ठीक है, पहली बात मैंने आपको बताया डिप्लोपिया होगा विच वर्सन्स ऑन राइट गेज, इसका मतलब जब वो राइट गेज में देखता है तो ज़्यादा हो जाता है, दूसरी गेजेस में कम होता है, तो इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ गेज में वो वेरी कर रहा है। तो तीनों फीचर आ गया, डिफरेंट डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, डबल वीएन आ रही, और इसके बाद एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल की मूवमेंट इसमें नहीं बताई। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्विंट इन दिस केस, हम लिखेंगे राइट आई इजोट्रोपिया ऑफ पैरालिटिक, राइट आई इजोट्रोपिया पैरालिटिक स्क्विंट, ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर अब यहाँ से आप एक और चीज़ भी देख सकते हो कि ये मैं आपको ये आप सीधा सीधा कह सकता हूँ कि ये 6 नर्व पालसी है। तो मुझे कैसे पता चला कि राइट आई की 6 नर्व पालसी है? देखें, राइट की तरफ जब हम राइट की तरफ देखते हैं ना तो हमारी राइट आई का लैटरल रेक्टस मूव करता है उस तरफ, और लेफ़्ट आई का मीडियल रेक्टस मूव करता है, ताकि दोनों आइज़ राइट की तरफ देखें और दोनों आइज़ का जो विजुअल एक्सिस है वो सेम रहे, ताकि हमें डिप्लोपिया ना हो। अब अगर सपोज़ कर लें एक बंदे की राइट आई पैरालाइज है, तो जब वो राइट की तरफ देखेगा उसकी राइट आई तो उस तरफ जाएगी नहीं, लेकिन लेफ़्ट आई चली जाएगी। तो अब होगा क्या कि राइट आई मीडियली देख रही है यानी नाक की तरफ इधर, और लेफ़्ट आई उधर देख रही है, दोनों का विजुअल एक्सिस डिफरेंट हो जाएगा। तो अब जब विजुअल एक्सिस डिफरेंट हो जाएगा तो डिप्लोपिया भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि डबल वीएन उसको हो रही थी विच वर्सन्स ऑन राइट गेज, इसका मतलब जैसे वो राइट गेज की तरफ देखता है दोनों आइज़ का विजुअल एक्सिस डिफरेंट हो रहा है और वर्सन हो रही है, तो इसका मतलब ये 6th नर्व पालसी है। खैर ये उसने पूछा नहीं है, आप ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दें। A 65-year-old patient gives the history of double vision in right gaze, सेम वही सिनेरियो, he does not have refractive error, मैंने आपको to avoid diplopia he turns his face towards right side। ठीक है, तो ये सिंपली वही बात हो गया, ऊपर वाला ही सिनेरियो है सेम। A middle-aged lady having diabetes mellitus suddenly developed horizontal diplopia in left gaze, examination shows inward deviation of left eye, सेम वही सिनेरियो है ऊपर वाला, लेकिन वहाँ राइट आई था, यहाँ लेफ्ट आई है, वही 6 नर्व पालसी होगी इसके पीछे, लेकिन उसने पूछा नहीं है इसका, आप बस डायग्नोसिस लिखोगे कि लेफ्ट आई इजोट्रोपिया ऑफ पैरालिटिक स्क्विंट। A 50-year-old diabetic male present with sudden onset of double vision which worsens on right gaze. Examination shows he has an inward deviation of the right eye on distant fixation. Same scenario है. What are the signs and symptoms of paralytic squint? A middle-aged lady having diabetes suddenly developed horizontal diplopia in left gaze. Examination shows inward deviation of left eye. Same scenario है left की तरफ, लेकिन ये जो थर्ड क्रेनियल नर्व पालसी की हेडिंग दी हुई है ये गलत दिया है। कंफ्यूज नहीं करना है कि इसको थर्ड नर्व पालसी नहीं लगाना, क्योंकि थर्ड नर्व पालसी का टिपिकल फीचर होता है कि आई जो होती है वो डाउनवर्ड और लेटरली गई होती है, जबकि यहाँ वो बता रहा है कि इनवर्ड डेविएशन है। तो ये हेडिंग गलत दी हुई है थर्ड क्रेनियल पालसी की, इसका वही है सिनेरियो ऊपर वाला ही कि लेफ्ट आई इजोट्रोपिया पैरालिटिक स्क्विंट और 6th नर्व पीछे गई होगी। तो और मिसलेनियस में व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉमिटेंट एंड इनकॉमिटेंट स्क्विंट, ये डेफिनेशन आप लिख देंगे। व्हाट इज मीन बाय रिसेक्शन ऑफ एक्स्ट्रासोलर मसल, ये भी डेफिनेशन दे देंगे। आपको बता दूं रिसेशन होती है रिसेस से, याद रखो रिसेस में क्या करते हैं आप, रिलैक्स करते हैं। तो इसमें हम ऐसा करेंगे कि मसल को वीक करेंगे, रिलैक्स करेंगे। रिसेक्शन में क्या करेंगे, उसका ऑपोजिट होगा, हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे। इफ़ अ पेशेंट हैज़ राइट इजोट्रोपिया यानी उसकी राइट आंख जो है वो अंदर की तरफ देख रही है, विच एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल विल यू रिसेक्ट एंड विच वन विल यू रिसेस। अब देखें उसकी राइट आई जो है वो अंदर की तरफ देख रही है, तो अब हमें उसको वापस लाना है, तो हम क्या करें, या तो लैटरल रेक्टस का एक्शन स्ट्रॉन्ग कर दें ताकि वो उसको खींच के अंदर की तरफ से जो गई है वो सीधी कर दे, या हम मीडियल रेक्टस का एक्शन वीक कर दें ताकि वो खुद ब खुद बाहर आ जाए। तो जब हम एक्शन वीक करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिसेशन। तो हम रिसेशन किसकी करेंगे, मीडियल रेक्टस की। और जब हम एक्शन को स्ट्रेंथन करते हैं तो हम रिसेक्शन करते हैं, RESECTION, रिसेक्शन। इससे हम स्ट्रेंथन करते हैं, हम स्ट्रेंथन किसको करेंगे, लैटरल रेक्टस को। तो रिसेक्शन किसकी होगी, लैटरल रेक्टस की। हाउ विल यू इवैल्यूएट अ केस ऑफ स्क्विंट, ये असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन आपने दी हुई है, सारी कर लें। तो इस डायग्नोसिस आसान हो गई, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। ओके भाई।